एपिसोड 261 टू 270। अध्याय 261। अध्याय 262। शेन तियान इमारत से कूद जाता है। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन के शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया। दूसरों को शायद समझ न आए, लेकिन जिया यांगयांग पूरी तरह समझ गई थी। वह हार से जुड़ी समस्या के बारे में बता रहा था कि उसने उसे बिना बताए $200 मिलियन क्यों खर्च कर दिए। यह उसके लिए एक सरप्राइज होना था, जिसके पीछे $200 मिलियन की कीमत, तरह तरह के झूठे आरोप और साजिश छिपी थी, और यह सब कुछ गु किचेन अकेले ही सहना चाहता था। शिया यांगयांग को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह इन दिनों लगातार उसे दोष दे रही थी और उस पर आरोप लगा रही थी। पल भर में शिया यांगयांग की आंखें नम हो गईं। मेजबान भी बेहद आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि आप दोनों की कहानी काफी रोचक है। हालांकि मेजबान को ऐसा भी लगा कि आखिरकार उसे स्थिति समझ में आ गई है। श्री गु लगभग कभी भी मीडिया को साक्षात्कार नहीं देते थे, खासकर मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को। उन्होंने इस बार श्री गु से संपर्क करने की कोशिश की क्योंकि वे सुश्री शिया का साक्षात्कार ले रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री गु तुरंत सहमत हो जाएंगे। पता चला कि श्री गु इस अवसर का उपयोग अपनी प्रिय पत्नी से माफी मांगने के लिए करना चाहते थे। गु किचेन बेहद ईमानदार थे और मिस शिया स्पष्ट रूप से दिल से प्रभावित हुई। इस एपिसोड की रेटिंग निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। मेजबान शांतिदूत की भूमिका निभाने में बेहद खुश था। मिस शिया, क्या आपको श्री गु से कुछ कहना है? शिया यांगयांग ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गु किचेन ने उसे एक गीला कपड़ा देते हुए कहा, प्रिय, अब और मत रो। आज रात तुम मुझे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, और अगर मैं तुम्हारी दया पर भी हूं तो भी कोई बात नहीं। गु किचेन के शब्द लगभग फुसफुसाहट जैसे थे। उन्होंने ये शब्द जिया यांगयांग के कान में इतनी धीमी आवाज में कहे कि मेजबान भी उन्हें ठीक से सुन नहीं पाया। शिया यांगयांग अचानक उस भावुक क्षण से बाहर आ गई। यह आदमी मौका मिलते ही अभद्र व्यवहार क्यों करता रहता था? शर्मिंदगी और गुस्से से भरी हुई जिया यांगयांग ने उसकी बांह पकड़ ली और उसकी बाइसेप्स पर दांतों से काट लिया, जिससे उसके दांतों का एक स्पष्ट निशान बन गया। मेजबान चिंतित था, मिस शिया, आप किसी को कैसे काट सकती हैं? फिर भी गु किचेन हल्के से मुस्कुरा रहा था और उसने जिया यांगयांग के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। जब तक वह खुश है तब तक ठीक है। शिया यांगयांग को ऐसा लगा जैसे गु किचेन उसके साथ ऑस्कर की तरह व्यवहार कर रहा हो। अचानक कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने गु किचेन को छोड़ दिया और गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी कब काटा था? बेशक आपको वह समय याद नहीं होगा, अगली बार मैं आपको सबूत जरूर दिखाऊंगा। पहले तो जिया यांगयांग थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन गु किचेन के साथ इतना समय बिताने के बाद वह उसके तौर तरीकों को समझ गई और उसे तुरंत एहसास हो गया कि जिस समय का वह जिक्र कर रहा था वह अच्छा समय नहीं रहा होगा। शिया यांगयांग का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने गु किचेन के कंधे पर एक घूंसा मारा। उनकी हंसी मजाक भरी बातचीत देखकर मेजबान हंस पड़ा और बोला, ये स्पष्ट है कि मिस शिया ने भी हमें जवाब दे दिया है। आज के साक्षात्कार के लिए बस इतना ही। साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए हम श्री गु और श्रीमती गु के बहुत आभारी हैं। मेजबान द्वारा अपना समापन भाषण समाप्त करने के बाद उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वे दोनों अभी भी मस्ती में कुश्ती कर रहे थे। आज के साक्षात्कार में दंपति की मधुरता वाकई देखने को मिली। हालांकि मेजबान को शुरू में चिंता हुई। श्री गु ताइची खेलने में बहुत माहिर हैं। जब दर्शकों की सबसे संवेदनशील बातों की बात आती है तो वे टालमटोल करते हैं और कुछ भी खुलासा नहीं होने देते। शुरुआत में साक्षात्कार थोड़ा नीरस लगा, लेकिन अंत में अप्रत्याशित दृश्य ने सचमुच विस्मित कर दिया और मिस शिया की प्रतिक्रियाएं मनमोहक और स्वाभाविक थीं। शो के होस्ट द्वारा शो के समाप्त होने की घोषणा के बाद सभी लोग अपना सामान पैक करने लगे। ठीक उसी समय जब वे जाने ही वाले थे, स्टार फैमिली का एक रिपोर्टर अचानक दौड़ता हुआ आया और बोला, बहन यांग, बड़ी खबर। शेन तियानहो को छत पर बंधक बनाया गया है। वह अपहरणकर्ता के साथ कूदने ही वाला है। 5 और अपडेट, चलिए बात करते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अब शिकायत करने वाले हैं, पूछेंगे कि मीठे हिस्से के तुरंत बाद इतना दुख क्यों, उपन्यास को बीच में ही छोड़ने के बारे में सोचेंगे वगैरह। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जब मैं लिखती हूं तो मैं कहानी की दिशा का पालन करती हूं। मेरा मापदंड सिर्फ मिठास या दुख नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हार का रहस्य अभी खुला नहीं है, और एक बात दूसरी बात से जुड़ी है। ये तो बस शुरुआत है। मैं कहानी में आने वाली कमियों को दूर कर दूंगी। इसलिए जिस मिठास और दुख की आपने बात की वह कहानी का ही हिस्सा है।
जब जरूरत होगी तब कहानी मीठी होगी और जब जरूरत होगी तब दर्दनाक। ये कहानी पर निर्भर करेगा। इसलिए कृपया इस बात पर ज्यादा ध्यान देना बंद करें कि कहानी मीठी है या दर्दनाक। जब तक कहानी दिलचस्प है तब तक ठीक है। एक उपन्यास में सिर्फ एक ही भाव नहीं होता, इसमें कई चीजें होती हैं। रोमांस, पारिवारिक बंधन, दोस्ती, सहानुभूति, विश्वासघात, विभिन्न कहानियां और भावनाएं एक संपूर्ण उपन्यास में पिरोई जाती हैं। अगर आपको इस तरह का उपन्यास पसंद नहीं है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो कृपया चुपचाप छोड़ दें। टिप्पणियों में मैं इसे छोड़ रहा हूं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा संवेदनशील हो सकता हूं। मेरे साथ अंत तक बने रहने वाले सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूं। आप सभी को बहुत सारा प्यार। अध्याय 262, अध्याय 263, पागल प्रशंसक। अनुवादक 54,96,90,339। ये खबर सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कैमरों से लैस पत्रकारों का एक समूह तेजी से बाहर निकल आया। गु किचेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, मैं जाकर देखता हूं। शिया यांगयांग भी बेहद हैरान हुई और उसने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगी। 3 मिनट बाद सभी लोग शिचुआन बिल्डिंग की छत पर थे। एक विशाल भीड़ किनारे पर इकट्ठा हो गई और उसने एक पूरा घेरा बना लिया। शिया यांगयांग ने संयोगवश पास में किसी को ये पूछते हुए सुना, आखिर चल क्या रहा है। किसी ने जवाब दिया, सिस्टर बिनबिन के एक दीवाने ने किसी तरह चुपके से उनके शौचालय में घुसकर उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उससे अपमानित किया। इस तरह की शर्मिंदगी की उम्मीद न करते हुए उसने अब बिनबिन को बंधक बना लिया है और उन्हें इमारत से कूदने की धमकी दे रहा है। हे भगवान, बिनबिन हद से ज्यादा लोकप्रिय हैं। एक प्रशंसक ने फिल्म समारोह में उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया और दूसरा उनके होटल के कमरे में बिस्तर के नीचे छिप गया। ये बहुत ही भयावह है। खैर, सिस्टर बिनबिन एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हैं, लेकिन शिचुआन बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। मुझे आश्चर्य है कि यह बदमाश यहाँ कैसे पहुंच गया। गु क्यूचेन भीड़ को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ चुका था। जिया यांगयांग ने पीछा किया। जब उसने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा तो वह अवाक रह गई। खलनायक छत के किनारे पर शेन मानबिन का गला घोंट रहा था। सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया था और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खलनायक के हाथ में बंदूक थी और वह आसपास के लोगों पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, और करीब मत आओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम कूद पड़ेंगे। पीछे हटो। खलनायक को स्पष्ट रूप से देखते ही जिया यांगयांग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही प्लम्बिंग रिपेयरमैन था जिसकी उसने उसी सुबह 26वीं मंजिल तक पहुंचने में मदद की थी। ये कैसे हो सकता है? वहां का माहौल अराजक था और वहां मौजूद हर कोई आपस में फुसफुसाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आज बॉस यहां नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि सिस्टर बिनबिन को बंधक बना लिया गया है तो वे पागल हो जाएंगे। कल की खबर तो निश्चित रूप से अखबार के पहले पन्ने की मुख्य खबर होगी। मुझे बस इतना नहीं पता कि यह मनोरंजन समाचार होगा या सामाजिक समाचार। हमें श्राप मत दो। मुझे लगता है कि खलनायक सिर्फ दिखावा कर रहा है। सिस्टर बिनबिन ठीक रहेंगी। गला घोंटे जाने के बावजूद शेन मानबिंग अडिग रहा और विरोध करता रहा, पागल। अगर मरना ही है तो मर जाओ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं छोड़ा तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। खलनायक स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। बिनबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? अगर तुम अभी मान जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वादा करता हूं, तुम्हारे लिए मैं आकाश के तारे भी तोड़ लाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता। शेन मानबिन की आवाज में घृणा और नफरत भरी थी। तुमसे शादी करूं? सपने में भी नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या मैं उन सभी से शादी कर लूं? तुम पागल हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जाने दो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम जीवन भर जेल में सड़ते रहो। तुम्हारे बिना सूरज की रोशनी का क्या फायदा? बिनबिन, क्या तुम जानती हो, तुम मेरी सूरज की रोशनी हो। मैंने तुम्हारी फिल्में अनगिनत बार देखी हैं और हर एक डायलॉग याद कर लिया है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पूरी जिंदगी मैंने यही चाहा है कि मुझे प्यार और दुलार मिले, ताकि मैं दर्द भटकने और बेघर होने से मुक्त हो जाऊं। बिनबिन, क्या तुम्हें गीशा का वो डायलॉग याद है? मैंने वो सीन बार बार देखा है। तुम्हारे आंसू आसमान के सबसे चमकीले चांद जैसे थे। जितना ज्यादा मैं देखता गया उतना ही मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे बात कर रही हो। इसीलिए मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव दे रहा हूं।
अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हम बहुत खुश होंगे। प्लीज प्लीज हाँ कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगी। अध्याय 263। अध्याय 264। आपने वास्तव में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को ठुकरा दिया। अनुवादक 54,96,90,339। तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। शेन मानबिंग को लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने पूरी ताकत से विरोध करना शुरू कर दिया। वह आदमी अचानक धमकी भरे अंदाज में मुड़ा और छत के किनारे की ओर कुछ कदम बढ़ा। शेन मानबिंग लगभग अपना संतुलन खो बैठी। उस आदमी ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने इनकार किया तो हम दोनों साथ में यहां से कूद जाएंगे। अगर हम जीवन भर साथ नहीं रह सकते तो चलो साथ में ही मर जाते हैं। ऊंचाई से डरने वाली शेन मानबिंग ने नीचे की ओर देखा और चीख पड़ी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह ऊपर जाकर उसे समझाए, क्योंकि पुलिस और वार्ता विशेषज्ञ अभी तक नहीं पहुंचे थे। उस आदमी के पास बंदूक थी और वह मानसिक रूप से बेकाबू लग रहा था, जिसके कारण सुरक्षा गार्ड भी उससे दूर रहने लगे। सभी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन शेन मानबिंग का अहंकार भड़क रहा था और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ठीक उसी क्षण गु किचेन अचानक आगे की ओर धक्का मुक्की करते हुए पहुंच गया। गु किचेन चिल्लाया, अगर तुम अभी उसके साथ मर भी जाओ तो वह एक चमकता सितारा है जो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगी, जबकि तुम एक अक्षम्य हत्यारे निश्चित रूप से नरक जाओगे। तुम दोनों का साथ होना वैसे भी असंभव है। बेहतर है कि तुम जीवित रहो, जीवित रहते कुछ भी हो सकता है। गु किचेन की बातों से वह व्यक्ति स्तब्ध प्रतीत हुआ और बार बार बुदबुदाया, जीवित रहने पर ही आशा है। फिर जैसे अचानक कुछ समझ में आया हो, उसने आशा भरी निगाहों से गु किचेन की ओर देखा और कहा, तो आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिनबिन को मुझसे शादी करने के लिए कैसे मनाऊं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, सचमुच नहीं रह सकता। गु किचेन असामान्य रूप से शांत भाव से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने बंधक बनाने वाले की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, पहले नीचे उतरो। वापस आने के बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वादा करता हूं। वह व्यक्ति थोड़ा विचलित प्रतीत हुआ। एक हाथ में उसने बंदूक पकड़ रखी थी, दूसरा हाथ शेन मानबिंग की गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था। गु किचेन को देखते ही शेन मानबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगी। लेकिन गु किचेन लगातार करीब आता रहा। बंधक बनाने वाला हिचकिचा रहा था। उसने शेन मानबिंग की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें लाल थीं और उसकी निगाहें जटिल थीं। शेन मानबिंग का अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। जब उसने खुद को देखा तो वह घृणा से भर गया, मानो किसी बदबूदार नाले में पड़े कचरे को देख रहा हो। लेकिन जिस तरह से उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, उसमें जुनून और यहां तक कि दया भी झलक रही थी। स्थिति को तुरंत भांपते हुए बंधक बनाने वाले ने शेन मानबिंग की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली। उसने गु किचेन पर बंदूक तानकर गोली चलाई। झूठे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मुझे अब याद आया। तुम गु किचेन हो, शिनग्युआन ग्रुप के सीईओ, वो गुप्त प्रेमी जो मानबिंग ने इतने सालों तक छिपाकर रखा है। तुमने लेक बे में उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को ठुकरा दिया था। गोली चलने की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे भीड़ में हलचल मच गई। सभी लोग भयभीत थे और लगातार पीछे हटते जा रहे थे। उनके चारों ओर एक बड़ा घेरा साफ किया गया। शेन मानबिंग और जिया यांगयांग लगभग एक ही समय पर चिल्लाए, आह चेन। शिया यांगयांग धड़कते दिल के साथ दौड़कर आए और बोली, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, गु किचेन ने कहा। गोली गु किचेन को नहीं लगी थी। शिया यांगयांग की आंखों में आंसू भर आए। अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए गु किचेन ने कहा, जल्दी निकल जाओ, यहां मत रुको। शिया यांगयांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दूसरी ओर शेन मानबिंग ने भी चिल्लाकर कहा, तुम सब यहां से चले जाओ। यह पागल है, आह चेन, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। अध्याय 264। अध्याय 265। क्या उसे मरने देना ठीक है? अनुवादक 54,96,90,339। शेन मानबिंग की ऐसी चीख सुनकर वह पागल और भी उत्तेजित हो गया। उसने अपनी बंदूक सीधे गु किचेन की ओर तान दी और उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और शेन मानबिंग को स्नेह भरी निगाहों से देखा। बिंग बिंग, क्या तुम देख रही हो? जिस आदमी को तुमने अपनी जवानी प्यार में समर्पित कर दी, उसने अंततः तुम्हें धोखा दिया और दूसरी स्त्री से शादी कर ली। क्या मैं तुम्हारा बदला लूं, उसे मौत के घाट उतार दूं? क्या इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी?
शेन मानबिंग, जिसकी आंखें क्रोध से लाल थीं, ने पलटवार करते हुए कहा, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं भूत ही क्यों न होती। उस आदमी ने हैरानी से भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम अब भी उसकी रक्षा कर रही हो? बिंग बिंग, वह तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है। तुम अब भी उससे प्यार क्यों करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, फिर भी तुम मेरी तरफ एक नजर भी क्यों नहीं डालती? शेन मानबिंग ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना करते हुए गु किचन की ओर चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। अभी जाओ, जाओ। उस व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल है। एक पल वह जोर जोर से हंस रहा होता है, अगले ही पल उसका चेहरा एक बेकाबू उन्माद में बदल जाता है। वह कुछ कदम पीछे हट गया और शेन मानबिंग को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। गु किचन अभी भी उसके करीब जाने की कोशिश करते हुए प्रस्ताव रखा, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? देखो वह अभी कितनी तकलीफ में है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो क्या तुम उसे दर्द में देख पाओगे? इसके बजाय ऐसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा बंधक बन जाता हूं और तुम मुझे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मानबिंग तुम्हारी हर बात मान लेगी। तुम ये भी समझते हो कि मैं ही वह इंसान हूं जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। उस समय उससे शादी का प्रस्ताव देना, वो जरूर मान जाएगी। शेन मानबिंग लगातार गु किचन पर चिल्लाती रही और उससे वहां से चले जाने की जिद करती रही। यहां तक कि शिया यांगयांग ने भी गु किचन को जोखिम उठाने से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिया यांगयांग जानता था कि अगर वह इसे नजरअंदाज करता और कुछ नहीं करता तो चाहे शेन मानबिंग मुसीबत में हो या न हो, गु किचन को पूरी जिंदगी अपराधबोध में जीना पड़ेगा। शिया यांगयांग चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। वह चुपचाप इस दृश्य को देखता रहा। गु किचन की बातों से वह बदमाश प्रभावित होता दिख रहा था। हाँ, शेन मानबिंग को उसकी बहुत चिंता थी। वह इस आदमी को अपने लिए अपनी जान जोखिम में डालने देने के बजाय मौत का सामना करना पसंद करती। यह आदमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। अगर वह उसे धमकी के तौर पर इस्तेमाल करता तो वह उससे शादी करने के लिए जरूर राजी हो जाती, है ना? जब तक वह मान जाती और जब तक उनकी शादी हो जाती, वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता और वह भविष्य में निश्चित रूप से उससे प्यार करती। उसे बस अपनी सहमति देनी थी। बदमाश की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने जवाब दिया, ठीक है, इधर आओ, जल्दी करो। गु किचन एक एक कदम बढ़ाते हुए छत के किनारे की ओर चलने लगा। शेन मानबिंग गुस्से में उसे कोसते हुए बोली, गु किचन, यहां से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वहां मौजूद सभी लोगों को वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला लगा। वह बदमाश स्पष्ट रूप से पागल था। वह प्रेम में पागल था और शेन मानबिंग द्वारा उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा उसकी कोई और इच्छा नहीं थी। लेकिन सभी जानते थे कि गु किचन का इरादा केवल शेन मानबिंग को पहले रिहा करवाना था, जो समय खरीदने की एक रणनीति थी। फिर भी गु किचन ने खुद को खतरे में डाल दिया था। वह छत के किनारे पर था, जहां एक गलत कदम उसकी जानलेवा मौत का कारण बन सकता था। इसके अलावा उस आदमी के पास अभी भी बंदूक थी। वह बस क्षण भर के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो क्या वह पागल हो जाएगा? आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। शांत और संयमित होकर गु किचन ने उस गुंडे से कहा, मैंने वादा निभाया है, इसलिए मैं यहां आया हूं। अब तुम मानबिंग को रिहा कर दो, फिर तुम शांतिपूर्वक बातचीत कर सकते हो। मेरा विश्वास करो, वो खुशी खुशी हाँ कह देगी। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से भ्रमित था। उसके चेहरे पर हैरानी और आनंद का भाव था, मानो उसके दिमाग में एक सुखद योजना चल रही हो। उसने प्रसन्नता से कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि वह स्वेच्छा से मुझे स्वीकार करे। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता, सचमुच नहीं। धीरे धीरे शेन मानबिंग की गर्दन को जकड़े हुए बदमाश का हाथ ढीला पड़ने लगा। अध्याय 265, अध्याय 266, अचानक पागल हो जाना। अनुवादक 54,96,90,339। उसका हाथ अभी अभी शेन मानबिंग की गर्दन से हटा था, लेकिन उस आदमी ने प्रतिक्रिया देते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, वह कभी राजी नहीं होगी। इतना कहने के बाद उसने तुरंत शेन मानबिंग का हाथ फिर से पकड़ लिया। उसी क्षण गु किचन आगे बढ़ा और उसने बदमाश के हाथ से बंदूक छीन ली। बदमाश का पैर फिसल गया और वह पीछे की ओर गिर गया। दुर्भाग्यवश उसने शेन मानबिंग की स्कर्ट पकड़ ली। शेन मानबिंग बल के बल से खींचकर सीधे पीछे की ओर गिर गया। गु किचन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शेन मानबिंग को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। वह बदमाश टाइम्स बिल्डिंग की छत से सीधे नीचे गिर चुका था और नजरों से ओझल हो गया था। शेन मानबिंग का शव छत से लटका हुआ था।
जमीन पर लेटे हुए गु किचेन ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पहले ही छत के किनारे तक पहुंच चुका था। किनारे पर अविचलित खड़ी शिया यांगयांग दौड़कर आए और गु किचेन के पैरों में से एक को पकड़कर चिल्लाए, जल्दी करो। भीड़ आगे बढ़ी और उन दोनों को वापस ऊपर खींच लिया। किसी ने भी इस तरह की परिस्थितियों की उम्मीद नहीं की थी। ये वाकई एक बेहद भयावह क्षण था। शेन मानबिन को जब वापस ऊपर खींचा गया तो वह स्तब्ध रह गई। आमतौर पर अभिमानी और दबंग रहने वाली वह महिला कांप रही थी। उसने अभी अभी उस बदमाश को इमारत से सैकड़ों मीटर नीचे गिरते हुए देखा था, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया था। इस समय सहायक और कर्मचारी सभी लोग इकट्ठा हो गए, एक दूसरे से बात करते हुए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। बहन बिंग बिंग, क्या आप ठीक हैं? हम बहुत चिंतित थे। जो चीज आपको मार नहीं सकती वह आपको और मजबूत बनाती है, बहन बिंग बिंग। अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जब सब लोग उसे सांत्वना देने में व्यस्त थे, गु किचेन शेन मानबिंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बिंग बिंग, मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। गु किचेन की आवाज सख्त थी, एक आदेश की तरह, फिर भी स्पष्ट रूप से चिंता से भरी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत की किसी याद से प्रेरित होकर शेन मानबिंग अचानक चिल्लाया, दूर हटो, बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। उसने अपने सिर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और पागलों की तरह चीखने लगी, अपने ही बालों को पकड़ लिया। बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि वह सुरक्षित थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था? गु किचेन ने तुरंत शेन मानबिंग को उठा लिया। वह डूबते हुए व्यक्ति की तरह उसके कॉलर को पकड़े हुए थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति लकड़ी के टुकड़े को पकड़ता है, और उसकी बाहों में कांप रही थी। रुयान अस्पताल। जिया यांगयांग और गु किचेन वार्ड के बाहर खड़े थे। अंदर कई नर्सें शेन मानबिंग के हाथ पकड़े हुए थीं और उन्हें काबू में रखे हुए थीं, जबकि डॉक्टर उन्हें बेहोश करने की दवा दे रहे थे। डर से पागल हो चुके शेन मानबिंग की छवि शिया यांगयांग के मन में बसी हुई थी। एक ऐसा डर जिसने उसे यह महसूस कराया कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। वह एक कोने में छिप गई, किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। ये स्पष्ट रूप से एक मानसिक बीमारी थी, न कि हाल ही में हुए आघात की प्रतिक्रिया मात्र। वे अब तंत्रिका विज्ञान विभाग में थे। शेन मानबिंग अंततः शांत हो गई, मानो वह बिस्तर पर सो गई हो। बेहद हैरान होकर जिया यांगयांग ने आखिरकार अपने बगल में खड़े गु किचेन से पूछा, उसने अचानक इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दी? गु किचेन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बचपन में उसे जानबूझकर छत से धक्का दे दिया गया था। वह नीचे स्विमिंग पूल में गिर गई और लगभग डूब ही गई थी। यह उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था और आज की घटनाओं ने शायद उसकी सबसे पीड़ादायक यादों को ताज़ा कर दिया। इसीलिए उसने इस तरह प्रतिक्रिया दी। शिया यांगयांग अचंभित रह गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शेन मानबिंग को बचपन में इतने भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा था। अध्याय 266 शीर्षक। अनुवादक 54,96,90,339। बाहर अब भी भारी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। शिया यांगयांग को पता था कि कल की खबर की मुख्य खबर तय हो जाएगी। आधे घंटे बाद शेन शिचुआन आ गया। वह धूल से सना हुआ था और चिंतित था। शाओ बिंग कैसी है? वह कैसी है? जिया यांगयांग ने शेन शिचुआन को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। वह हमेशा इतना शांत रहता था, लेकिन अब वह भयभीत दिख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। शेन शिचुआन की आज हांगकांग में एक बैठक थी और उन्होंने सुबह सुबह की उड़ान भरी थी। अभी दोपहर के 12 बजे हैं। विमान से उतरते ही उन्हें शेन मानबिंग की हालत के बारे में पता चल गया होगा और वे तुरंत वापस लौट आए होंगे। गु किचेन ने कहा, वह ठीक है, बस थोड़ी घबराई हुई है। शेन शिचुआन अस्पताल के कमरे में चली गई। गु किचेन ने शिया यांगयांग से कहा, चलो कुछ खाने चलते हैं। शिया यांगयांग का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद वे बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने आज ही हमलावर की पहचान कर ली थी। वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त और गंभीर भ्रमों से ग्रस्त अकेला व्यक्ति था। वह हर दिन शेन मानबिंग की फिल्में देखता था और सोचता था कि वह उसकी प्रेमिका है। उसके घर में कोई खिड़की नहीं थी। वह शेन मानबिंग के पोस्टरों और तस्वीरों से ढका हुआ था। उसने इस प्रस्ताव की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। वास्तव में वह शेन मानबिंग द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार था और उसके साथ मरने की योजना भी बना चुका था। उसके पास जो बंदूक थी वह विदेश से तस्करी करके लाई गई थी। ये व्यक्ति चरमपंथी था और एक आपराधिक मामले में भी शामिल था। आज छत से गिरने पर उनकी तुरंत मौत हो गई।
जब तक वे पुलिस स्टेशन से निकले तब तक अंधेरा हो चुका था। शिया यांग्यांग कार में पूरे रास्ते चुप रही। गु किचेन ने अचानक हाथ बढ़ाकर जिया यांग्यांग का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने अभी छत पर जो बातें कही थी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है। शिया यांग्यांग थोड़ी हैरान थी। दरअसल वह इस समय ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रही थी, उसे ये भी नहीं पता था कि गु किचेन क्या समझा रहा है। शिया यांग्यांग ने कहा, पिछले आधे महीने से मैं सोच विचार कर रही हूँ। गु किचेन, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया। मुझे पता है कि तुमने मेरी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि 2 अरब युआन भी खर्च कर दिए। लेकिन मैंने स्वार्थवश सोचा कि तुमने ये सब शेन मानबिंग की वजह से किया। हालांकि मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं खुद से बार बार पूछती रही कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कभी तुम्हारे अतीत का हिस्सा नहीं थी। शेन मानबिंग के साथ तुम्हारा अतीत मेरे लिए एक रहस्यमयी डिब्बे जैसा है। मैं उसके अंदर नहीं देख सकती। ये सिर्फ तुम दोनों का है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने लू हाउटियन के साथ अपने अतीत को समझा था। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूं, इसलिए मुझे पता है कि हार मानना आसान नहीं है। मुझे हमेशा डर रहा है कि आखिरकार तुम सोचोगे कि जिस औरत से तुमने इतने सालों तक प्यार किया, वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अंततः जिया यांग्यांग ने शांत भाव से उन विचारों को व्यक्त किया जो इतने लंबे समय से उसके दिल पर बोझ बने हुए थे। ये सभी भावनाएं ऐसी थीं जिनसे वह बचती और छिपाती रही थी। लेकिन आज गु किचेन के कहे शब्दों ने उसका दिल खोल दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके शब्द विशेष रूप से मार्मिक थे। इसके विपरीत जिया यांग्यांग समझ गई कि गु किचेन जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से और मीडिया के सामने अपने चरित्र के विपरीत ऐसी बातें कहना अवश्य ही महत्वपूर्ण रहा होगा। ये वास्तव में एक प्रतिबद्धता थी। अगर उसने भविष्य में उसके साथ विश्वासघात किया तो उसे निश्चित रूप से सार्वजनिक निंदा, आक्रोश और नैतिक दोष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर इन सब के बाद भी वह उस पर भरोसा नहीं करती तो जिया यांग्यांग को लगा कि वह गु किचेन के स्नेह के योग्य नहीं होगी। गु किचेन ने शिया यांग्यांग को एक अजीब नज़र से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, गु किचेन, यह नहीं जानता कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? मेरा मतलब वो नहीं था। बस मैं शेन मानबिंग जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, उतनी काबिल नहीं हूँ, उतनी। तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है। शिया यांग्यांग बहुत भावुक हो गई। लेकिन अगले ही पल गु किचेन फिर से नाखुश हो गया। लेकिन लू हाउटियन के लिए अपने कई वर्षों के प्यार को न छोड़ने का तुम्हारा क्या मतलब था? अध्याय 268 जिया यांग्यांग मनोरंजन जगत से बाहर निकलती है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग अचंभित रह गई। उसने इसे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया। मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस उसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो तुम अभी तक उस बदमाश को भुला नहीं पाए हो? नहीं, मैं बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ। क्या आप अब भी उनके संपर्क में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिया यांग्यांग को शर्म से लाल होते और घबराते हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह इस बात पर कसम खाना चाहती हो। गु किचेन ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें उस आदमी के बारे में सोचना भी मना है, समझी? शिया यांग्यांग ने आज्ञाकारी भाव से ओह कहकर जवाब दिया। गु किचेन के टोकने से वह लगभग भूल ही गई कि वह क्या कहने वाली थी। वह अभी क्या कहने वाली थी? बहरहाल आज का दिन थोड़ा डरावना था। लेकिन पिछले आधे महीने से जिया यांग्यांग का उदास मिजाज ठीक हो गया। शिया यांग्यांग हार के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पूछा नहीं। शेन शिचुआन पहले ही बता चुके थे कि जांच ठप पड़ी है। नीलामी घर के वे लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि कोई बड़ी ताकत पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही है। शिया यांग्यांग को यकीन नहीं था कि यह शेन मानबिंग ही है, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। अगले दिन ये खबर सुर्खियों में छा गई। शेन की खबरों से सामाजिक और मनोरंजन दोनों ही अनुभाग भरे हुए थे। एक सनकी प्रशंसक की वजह से मानबिंग बाल बाल अपनी जान गंवा बैठी। सौभाग्य से उस समय घटनास्थल पर पत्रकार मौजूद थे। छत पर घटी पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया गया। पागल प्रशंसकों से जुड़े सामाजिक मुद्दे के अलावा यही मुख्य मुद्दा है। मनोरंजन मीडिया ने वीडियो के कई हिस्सों को खोदकर निकाला और कुछ पहलुओं को सनसनीखेज बना दिया।
उनमें से एक घटना में डाकू ने यह बात लीक कर दी कि गू किचेन कई सालों से शेन मानबिंग का गुप्त प्रेमी रहा है। शेन मानबिंग ने लेक बे में गू किचेन को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। एक जगह ऐसी भी है जहां गू किचेन खुद कहते हैं कि शेन मानबिंग सबसे ज्यादा उनसे ही प्यार करती है। शिया यांगयांग ये सब देख रही थी, इसलिए वह जानती थी कि मीडिया सनसनी पैदा करने के लिए बातों को संदर्भ से बाहर निकालकर पेश कर रहा है। मौके पर मौजूद लोगों को पता था कि डाकू मानसिक रूप से अस्थिर है और गू किचेन ने केवल डाकू की सतर्कता कम करने के लिए इस तरह से बात की थी। लेकिन अब जब मीडिया ने इसका खुलासा कर दिया है, इससे स्वर्ग की रानी शेन और गू किचेन के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। जो मूल रूप से एक सामाजिक मुद्दा था, वह अंततः रानी शेन की गपशप में बदल गया। इसके कई संस्करण सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे व्यापक अफवाह ये थी कि जिया यांगयांग ने रानी शेन और श्री गू के बीच संबंधों में हस्तक्षेप किया था। क्योंकि डाकू द्वारा बताए गए समय के अनुसार जिस समय शेन लेक बे में मिस्टर गू को शादी का प्रस्ताव दे रही थी, उस समय वे दोनों अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन गू किचेन द्वारा पहले घोषित की गई शादी की तारीख को देखते हुए उस समय तक उन्होंने और शिया यांगयांग ने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि रानी शेन अभी भी अनजान थी और सोचती थी कि वह अपने प्रेमी के साथ प्यार भरे पल बिता रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे सरप्राइज देने के लिए सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठकर शादी का प्रस्ताव भी रखा था। प्रस्ताव से जुड़ी घटना की खबरें पहले भी सामने आई थीं, लेकिन उन्हें तुरंत दबा दिया गया और इसमें शामिल पक्षों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समय बीतने के साथ साथ सबने इसे अफवाह मान लिया, लेकिन बंधक कांड के कारण सब कुछ पूरी तरह से उजागर हो गया। रानी के प्रेम जीवन का खुलासा हुआ और ये तुरंत ही विभिन्न रैंकिंग में सबसे चर्चित विषय बन गया। शिया यांगयांग ने प्रशंसकों द्वारा शुरू किया गया एक ट्रेंडिंग ट्वीट भी देखा, सिंड्रेला का बहिष्कार करो, घर तोड़ने वाली मनोरंजन जगत से बाहर निकलो। हजारों जवाब आए, जिनमें सभी में शिया यांगयांग का नाम लिया गया था। शिया यांगयांग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई गलतफहमी नहीं होगी। उस समय गू किचेन केवल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। संचार की छात्रा होने के नाते वह जानती थी कि इस तरह की गपशप आधे महीने से ज्यादा नहीं टिकती। जब तक आप जवाब नहीं देते, समय के साथ मामला शांत हो जाता है। लेकिन शिया यांगयांग के मन में एक हल्की सी आशंका थी। मीडिया हमेशा कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन यह एक तरफा दृष्टिकोण का अत्यधिक प्रभाव है। ऑनलाइन समुदाय में अब ज्यादातर लोग उसकी बदनामी और निंदा कर रहे हैं। शिया यांगयांग को ये संदेह होने लगा कि शायद कोई जनसंपर्क फर्म जनमत को प्रभावित कर रही है। अध्याय 268, अध्याय 269, तुम शेन परिवार द्वारा मनोरंजन के लिए रखे गए कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग को 100 तरह की अनिश्चितताएं महसूस हो रही थीं, लेकिन उसके मन में 1000 तरह के संदेह भी थे। ऐसा हमेशा संयोगवश ही क्यों होता है? किसी ने उसे हार वाली घटना में फंसाया है और स्पष्ट रूप से कोई इस स्थिति का भी फायदा उठा रहा है। शिया यांगयांग को इस सब के पीछे किसी धूर्त व्यक्ति की मौजूदगी का हल्का सा आभास हो रहा था, जो पर्दे के पीछे से गड़बड़ी पैदा कर रहा था। शिया यांगयांग के मन में सबसे पहले शेन मानबिंग का ख्याल आया, लेकिन सबसे पहले गू किचेन को उस पर भरोसा है। दूसरे, उस जुनूनी प्रशंसक वाली घटना को आप कैसे समझाएंगे? ये तर्क दिया जा सकता है कि उसने हार के लिए जिया यांगयांग को फंसाया, लेकिन क्या शेन मानबिंग सिर्फ एक सनसनीखेज खबर बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी? उस समय के खतरे को देखते हुए उस बदमाश को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका पहले से इंतजाम नहीं किया जा सकता था। शिया यांगयांग बहुत असमंजस में थी। फिर भी जिया यांगयांग नहीं चाहती थी कि शेन मानबिंग के साथ उसके मुद्दों के कारण उसके और गू किचेन के बीच फिर से दरार पैदा हो। गू किचेन ने भी वे समाचार लेख अवश्य देखे होंगे। वह सुबह सुबह अपनी सचिव से फोन पर बात कर रहे थे। दोपहर तक इन मुद्दों पर पारंपरिक मीडिया की कवरेज को पहले ही दबा दिया गया था। फिर भी सोशल मीडिया पर शोरगुल अभी भी चरम पर था। इसे कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना मुश्किल था। आप इसे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, इसका विरोध उतना ही प्रबल होगा। सामान्य तौर पर देखने वालों को लगेगा कि आप अपराधबोध से ग्रसित हैं, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। इसके बजाय अंततः जिया यांगयांग ने ही गू किचेन को सांत्वना दी और उनसे कहा कि वे ऑनलाइन फैल रही अफवाहों को ज्यादा गंभीरता से न लें। कुछ समय बाद गर्मी अपने आप कम हो जाएगी। मनोरंजन जगत में हर दिन अनगिनत खबरें आती रहती हैं। आखिर सच और झूठ, सही गलत, काला सफेद की परवाह किसे होती है?
तथापि शिया यांग्यांग कई चीजों की खुद पुष्टि करना चाहती है। इसलिए दोपहर में जिया यांग्यांग अस्पताल गई। वह ये देखना चाहती थी कि क्या शेन मानबिंग सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही है। जब वे दोनों ही अकेले होते थे तो उसे पूरा यकीन था कि शेन मानबिंग कोई न कोई गलती जरूर कर बैठेगी। शिया यांग्यांग अस्पताल के वार्ड में गई। यह एक वीआईपी वार्ड था। एक प्रसिद्ध हस्ती होने के नाते शेन मानबिंग उस पूरे फ्लो पर इकलौती मरीज थी। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। शेन मानबिंग को कल गू किचन के साथ अस्पताल लाने वाली महिला के रूप में शिया यांग्यांग को पहचानते हुए उन्होंने उसे बिना किसी समस्या के जाने दिया। गलियारे में मोटा कालीन बिछा हुआ था, जिससे अस्पताल के कमरे की ओर चलते समय जिया यांग्यांग के पैरों की आवाज दब गई। वार्ड में पहुंचकर जिया यांग्यांग ने दरवाजा खटखटाने का इरादा किया था, लेकिन पाया कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। शेन मानबिंग कमरे में अकेली नहीं थी। वहां 40 वर्ष की आयु की एक धनी दिखने वाली अधेड़ महिला भी उपस्थित थी। उसने फैशनेबल कपड़े पहने थे और चमकदार गहनों से सजी हुई थी। शिया यांग्यांग को नहीं पता था कि वह कौन थी। एक बार शेन शिचुआन ने जिया यांग्यांग को बताया था कि उनके माता पिता की एक विमान दुर्घटना में कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें छोटी उम्र से ही एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा। अचानक ही उस महिला के मुंह से एक तीखी आवाज निकली, तुमने शेन परिवार को घोर कलंकित कर दिया है। सदियों से साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित परिवार, फिर भी तुम एक घटिया अभिनेत्री हो। तुम स्वर्ग की रानी बनने लायक तो बिल्कुल नहीं हो, बस पर्दे पर ध्यान खींचने वाली एक तुच्छ कलाकार हो। शेन परिवार सचमुच बदकिस्मत है कि उसने तुम जैसी जंगली घोड़ी को अपना लिया। बिस्तर के एक कोने में दुबकी हुई शेन मानबिंग अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंच चुकी थी। चाची, इस तरह की अशिष्टता से बात करना किसी कुलीन महिला को शोभा नहीं देता, बल्कि यह किसी झगड़ालू महिला द्वारा सड़कों पर गाली गलौज करने जैसा लगता है। शेन मानबिंग के जवाब पर वह दिखावटी महिला गुस्से से भड़क उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शेन मानबिंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेशर्म लड़की, दिन ब दिन और भी ढीठ होती जा रही हो, पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर तुम भले ही मशहूर स्वर्ग की रानी हो, लेकिन शेन परिवार में तुम महज एक कुत्ता हो जिसे हम मनोरंजन के लिए पालते हैं। अध्याय 269, अध्याय 270, कमीने। अभिशाप। अनुवादक 54,96,90,339। पिटाई के बाद शेन मानबिंग एक कोने में दुबक कर बैठ गया। महिला का लहजा बेहद कठोर था। पता नहीं मेरे भाई और भाभी के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने तुम्हारे जैसे मनहूस को अपना लिया। अगर वे तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी वापस न आते तो उनकी अचानक मौत न होती। शिचुआन ने भी तुम्हारा बचाव करके मूर्खता की। तुम तो न जाने कहां से पैदा हुए नाजायज बच्चे हो। मैं नाजायज औलाद नहीं हूं, न ही मनहूस हूं, शेन मानबिंग ने अचानक झुंझलाहट में चिल्लाकर कहा। शेन परिवार को तुम्हें कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए था। तुम सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से ही बच पाए। शेन मानबिंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता था। उस साल तुमने ही मुझे छत से धक्का दिया था। तो क्या हुआ अगर मैंने ही तुम्हें धक्का दिया था? तुम मरने के लायक थे, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली थे। तुम 5 साल की उम्र में मौत से बच गए। शेन मानबिंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। शाओ डुओ की मौत मेरी गलती नहीं थी। वह मेरे माता पिता के साथ गांव लौट गई थी। मैंने भी अपने माता पिता को खोया है। इसके लिए आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? मुझे परवाह नहीं। अगर तुम्हारा जन्मदिन न होता तो वे घर नहीं लौटते। मेरी बेटी आज भी जिंदा होती। तुम एक नीच इंसान हो जिसने शेन परिवार से 3 अनमोल जिंदगियां छीन ली। इसका हर्जाना तुम्हें ही देना है। शेन मानबिंग धीरे धीरे खुद को संभालती हुई दिखी और बोली, आंटी, मुझे हमेशा से आपके प्रति अपराधबोध रहा है। इसीलिए मैंने इतने सालों तक आपके अपमानों, आपको नीचा दिखाने और मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने के आपके तरीकों को सहन किया है। लेकिन उस साल जब आपने मुझे छत से धक्का दिया और मैं लगभग मर ही गई थी, तो समझ लीजिए कि वह जीवन आपको वापस मिल गया है। अगर आप मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहीं तो मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगी। लेकिन वह स्त्री क्रोध से उबल रही थी। शेन मानबिंग, भले ही तुम्हारा उपनाम शेन हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें ये नाम कैसे मिला? तुम तो बस एक छोटी सी भिखारी थी, सड़कों पर भूख से तड़पती रहती थी। क्या तुम खुद को शेन परिवार की कोई राजकुमारी समझती हो? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहती। मैं तुम्हें जिंदा तड़पाना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि दुनिया तुम्हें एक सितारा समझे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे तुम शेन परिवार के कुत्ते की तरह व्यवहार करो। मैं तुम्हें दिखावटी वस्त्र पहने देखना चाहती हूँ, लेकिन अंदर से तुम एक साधारण चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। निकल जाओ, यहां से दफा हो जाओ। फिर भी उस महिला ने एक कदम आगे बढ़कर शेन मानबिंग के बाल पकड़ लिए और कहा, बेशर्म, आज मैं तुझे सबक सिखाने वाली हूँ। शिचुआन की सुरक्षा से क्या फायदा? वह तुझे कुछ समय के लिए तो बचा सकता है, लेकिन देखते हैं कि वह तुझे जीवन भर कैसे बचाएगा। एक जोरदार धमाका हुआ। शिया यांग्यांग ने दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, महिला की कलाई पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से उसे मरोड़ दिया। महिला की चीख के साथ साथ एक चटकने की आवाज भी सुनाई दी। वह जमीन पर लौटने लगी। काफी मशक्कत के बाद वह उठने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी कलाई अब हिल नहीं पा रही थी। उस महिला ने जिया यांग्यांग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया, छोटी बच्ची? शिया यांग्यांग ने कहा, कुछ खास नहीं, मैंने बस तुम्हारी बांह की हड्डी तोड़ दी है, बस इतना ही। शिया यांग्यांग की ये बात सुनकर महिला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? शेन परिवार 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, जिसका इतिहास सबसे लंबा है और जो अपने विद्वतापूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। आप शेन परिवार की वर्तमान मुखिया लुओ मेक्सिन हैं। हालांकि लोग हमेशा सोचते हैं कि शेन महिला सौम्य, शालीन और संयमित है। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह एक क्रूर, अपमानजनक महिला है जो 5 साल के बच्चे की हत्या की साजिश रचने में सक्षम है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लोग ये जानकर चौंक जाएंगे और श्रीमती शेन को नए सिरे से देखेंगे। अध्याय 270, अध्याय 271, वो हेजहॉग जिसने अपने कांटे निकाल दिए। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग की बातें सुनकर लुओ मेक्सिन का चेहरा एकदम बदल गया। यहां मेरी बदनामी करना और मुझे धमकाना बंद करो। सावधान रहो, मैं एक वकील नियुक्त करूंगी और तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। श्रीमती शेन, आप चाहें तो वकील से सलाह ले सकती हैं, लेकिन तब तक आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। शिया यांग्यांग ने एक वॉयस रिकॉर्डर निकाला। कुछ क्षण पहले लुओ मेक्सिन की आवाज साफ सुनाई दी, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया? तुम वैसे भी मरने के लायक थे। तुम बस भाग्यशाली थे कि 5 साल की उम्र में बच गए। लुओ मेक्सिन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम नीच, तुमने तो इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर उसने दूसरे हाथ से शेन मानबिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी योजना थी? शिया यांग्यांग ने सहज भाव से जवाब दिया, श्रीमती शेन, यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूं। इस पेशे में हमेशा वॉयस रिकॉर्डर साथ रखने की हमारी आदत है। आपका यह इकबालिया बयान आपराधिक गतिविधि का निर्णायक सबूत नहीं है। हालांकि लुओ मेक्सिन का हाथ लकवाग्रस्त हो गया था, फिर भी वह किसी तरह खड़ी हो गई और जिया यांग्यांग की ओर झपटी। उसने जिया यांग्यांग से वॉयस रिकॉर्डर छीनने की कोशिश की, लेकिन जिया यांग्यांग फुर्तीली थी और उसने आसानी से हमले को चकमा दे दिया। दरअसल आगे बढ़ने की गति के कारण लुओ मेक्सिन ही अस्पताल के बिस्तर के किनारे से टकरा गई और एक बार फिर दर्द से चीख पड़ी। शिया यांग्यांग ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी सबूत पुलिस को सौंप दूं? मैं ये रिकॉर्डिंग शेन मानबिंग को देने की योजना बना रही हूं। मैं एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते तुम्हारे परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहती। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि वह तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दे। उस महिला ने दांत पीस लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे वह 1 दशक से अधिक समय से परेशान कर रही थी, अब उसका पलड़ा भारी होगा। शिया यांग्यांग ने विनम्रतापूर्वक उसे याद दिलाया, यदि आप अपने हाथ का इलाज कराने के लिए डॉक्टर से मिलने में और देरी करती हैं, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कोई स्थायी जटिलताएं नहीं होंगी। लुओ मेक्सिन ने कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। उसने दांत पीसकर सबसे पहले वहां से प्रस्थान किया। कमरा अचानक शांत हो गया। केवल शेन मानबिंग और शिया यांग्यांग ही बचे थे। यांग्यांग ने कोने में बैठे व्यक्ति की ओर देखा। पल भर में उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उस शेन मानबिंग से बिल्कुल अलग है जिसे वह जानती थी। अब उसके चारों ओर वह कठोर कवच नहीं रहा था। वह एक ऐसे साही की तरह थी जिसके कांटे एक एक करके नोच लिए गए हों, एक अति सतर्क जानवर। कुछ देर तक यांग्यांग को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने शेन मानबिंग के सामने रिकॉर्डर रखते हुए कहा, अगर आप पुलिस को इसकी सूचना देना चाहते हैं, तो इस रिकॉर्डिंग से आपराधिक इरादे का पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि हत्या के प्रयास के मामलों में समय सीमा शायद समाप्त हो चुकी है।
फिर भी मुझे लगता है कि आप इसे शेन शिचुआन को दे सकते हैं। लेकिन शेन मानबिंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। कांपते हुए भी उसने एक कठोर गर्व का भाव दिखाया। तुम यहाँ मुझ पर हंसने क्यों आए हो? यांग यांग ने जवाब दिया, अगर मैं यहाँ तुम पर हंसने के लिए होती तो मैं अंदर नहीं आती। इसके बजाय मैं बाहर खड़ी रहती, चुपचाप इन सब का वीडियो बनाती और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देती। इस तरह अतीत में तुमने मेरे लिए जो मुश्किलें खड़ी की थीं, उनका पूरा बदला निकल जाता। शेन मानबिंग ने अपने होंठ काटे, अपने घुटनों को गले लगाया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। आम दिनों में जिया यांगयांग अक्सर शेन मानबिंग को भारी चमकदार मेकअप में देखती थी, जो उसे एक प्रभावशाली उपस्थिति और असाधारण सुंदरता प्रदान करता था। लेकिन इस समय उसका चेहरा बिना मेकअप के था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्र कई साल कम हो गई हो। उसमें अब रानी वाली आभा नहीं थी, बल्कि वह पड़ोस की किसी आम लड़की जैसी दिख रही थी। यांग यांग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, दरअसल मैं आज यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने आई थी, लेकिन चूंकि आपका मूड ठीक नहीं है और आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं चली जाऊंगी। जैसे ही शिया यांगयांग जाने के लिए मुड़ी, शेन मानबिंग ने उसे आवाज दी। यांगयांग उसकी ओर मुड़ी और बोली, क्या बात है? शेन मानबिंग ने अभी भी नखरे दिखाते हुए पूछा, आप मुझसे मिलने किस लिए आए हैं? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।